नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक छोटा सा बैंक के बारे में। देखिए, बैंक छोटा नहीं है, बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो छोटा है। क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक प्राइवेट बैंक है, और जिस कंपनी का मार्केट कैप है, जितने सारे लीडर्स प्राइवेट बैंक है, उनमें से देखा जाए तो कंपनी का प्राइवेट बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत कम है। क्योंकि अराउंड 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मैं इतना भी छोटा कंपनी को नहीं कहूंगा और इतना भी बड़ा नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है वो बहुत आगे चल गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी फ्यूचर में बड़ा नहीं बन सकते, ऐसे बिल्कुल मत समझना। तो चलो, मैं आपको कुछ चीज इस कंपनी के बारे में जरूर दिखाऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा जो बैंकिंग सेक्टर में आज तक आपको आपको मैं नहीं बताया। तो चलो, कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो वेबसाइट से आपको कुछ डेटा और डिटेल्स आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, कंपनी कौन सा है? कंपनी है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जो टोटली इसका ओनरशिप किसके पास है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब जिस कंपनी को खरीदारी किए है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, उसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि इसका ओनरशिप आप बोल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो हिस्सेदारी है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है। आप खुद ही देख लीजिए, 49.24% होल्डिंग किसके पास है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, मतलब एलआईसी के पास। तो एलआईसी का ही कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक मतलब जानते ही है, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन के माध्यम से सामने आते हैं। तो इस कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। मैं आपको यहाँ पे जरूर वो चीज आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको जरूर कहूंगा, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। और जितने सारे मेरा पुराना दोस्त है, जितने सारे पुराना मेरा सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेगा और नया भी सीखेगा। चलो उसके बारे में ही बात करूंगा। तो कंपनी कुछ डिटेल्स आप देख लीजिए। जैसे जो ऑपरेशन है, एक्विजिशन, मतलब कंपनी ने दूसरे बैंक को भी एक्विजिशन करके रखा। जैसे यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, इसको भी एक्विजिशन करके रखा। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए, जो स्ट्रॉन्ग जो जो स्ट्रेटेजिक जो डिस इन्वेस्टमेंट है वो एलआईसी के पास ही है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, कौन सा शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी के ऊपर है। तो कौन सा मतलब कौन सा जगह पे लिस्टिंग है। साथ ही साथ इसके एम्प्लॉयज भी आप देखेंगे तो बहुत पुराना एम्प्लॉयज का लिस्ट है, वो आपको देखना है नहीं देखना है आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2000 से, मतलब कंपनी देखा जाए तो अभी 20 साल तक हुआ है कंपनी। और इसका इंडस्ट्री जो है वो आईडीबीआई, सॉरी माफी चाहता हूँ, वो अलग चीज आपको दिखा दिया। तो आईडीबीआई जो बैंक है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी 1964 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड 57 ईयर्स, 60 ईयर्स तक कंपनी पुराना अब बोल सकते हैं। कंपनी कितना पुराना है आप खुद ही देख लीजिए। और इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। जो कंपनी देखिए, एफडी बोल सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, साथ ही साथ कंपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी की सबसे जो चीज आपको सबसे पहले जो देखना है, वो फंडामेंटल डिटेल्स में सबसे चीज जो आपको देखना है, वो चीज आपको मैं दिखाऊंगा। और यही सबसे नया पॉइंट्स आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, मैं आपको गूगल के ऊपर सर्च करके रखा हूँ, आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे जो चीज आपको लिखे रखा हूँ आप देख सकते हैं। आवर कासा रेशियो हैज इंक्रीज 54.69%। तो इसका कासा रेशियो कितना इंक्रीज हुआ? 54.69%। तो कासा रेशियो क्या है, सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो कासा मीन्स, एक्चुअली देखा जाए तो बैंकिंग के ऊपर सबसे, बैंकिंग क्या करते हैं, आप मतलब आपके पास पैसा लेते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट है बैंकिंग के पास, करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में कुछ भी तो इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। तो सेविंग अकाउंट है, एफडी है, साथ ही साथ बहुत सारे मतलब म्यूचुअल फंड, इस तरीके से प्रोडक्ट्स है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बैंकिंग को आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मान के चलिए, मैं एक आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ा। मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलो और भी क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। तो मान के चलिए 5% आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो आपके बैंक के फायदा क्या है आप देख लीजिए। वो क्या कर रहा है, इसी सेविंग अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो 5% तो दूसरों को देना पड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, इसी पैसे को जो सेविंग अकाउंट में आया, कंपनी के हाथ में आया, वो क्या लोन के हिसाब से दूसरों को दे रहा है। और वो मान के चलिए 10 से 12% तक इंटरेस्ट के माध्यम से लोन दे रहा है। तो इसमें कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी को अराउंड 7% का फायदा हो रहा है। तो यही चीज कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कासा पॉइंट क्या है, तो कासा मतलब कंपनी के पास कितना ज्यादा सेविंग्स एंड करंट अकाउंट है। जितना सेविंग्स एंड करंट अकाउंट बैंकिंग के पास रहेगा और जितना पैसा आएगा, वही कंपनी के लिए सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं। तो इसको कासा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए मतलब जितने सारे बैंक्स हैं, वो अगर उसके पास सेविंग और करंट अकाउंट ज्यादा रहेंगे, वो उसके पास पैसा ज्यादा आएगा, मतलब उसको कम इंटरेस्ट पे करने के बाद उस वो ज्यादा पैसा वो लोन देकर ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इसीलिए कासा परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा कंपनी के ऊपर, उतना ही खास है। तो आप कहेंगे तो इस कंपनी के तो कासा परसेंटेज अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, तो सर इस कंपनी में क्या बिल्कुल मतलब इस कंपनी में क्या फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। देखिए ग्रोथ कैसे होगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर फिलहाल में इतना ग्रोथ होने के पीछे एक रीजन है। क्यों रीजन है, मान के चलिए मैं आपको दिग्गज बैंक बता रहा हूँ, HDFC, जो जो इंटरेस्ट आपको मतलब कस्टमर को दे रहा है जो सेविंग अकाउंट में, मान के चलिए 4%। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम। आप मतलब IDFC के बारे में बात करूँ, सॉरी IDBI के बारे में बात करूँ, तो IDBI मान के चलिए 5.5% दे रहा है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना दे रहा है वो तो आप चेकआउट कर सकते हैं गूगल में जाकर। इसका मतलब क्या है, कस्टमर क्या देखेंगे, HDFC में मुझे 4% मिल रहा है, मगर IDBI में मुझे 5.5% मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जाकर IDBI में ही अकाउंट खोलूंगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए यहाँ पे कोशिश किया। तो क्यों, उसको पास ज्यादा से ज्यादा सेविंग और करंट अकाउंट आए, तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को तो ऑब्वियसली घाटा होगा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए उसके पास कस्टमर तो आएंगे, अगर कस्टमर कम आए तो वो उसको ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो जो लोगों को लोन देते हैं, लोन से जो इंटरेस्ट कंपनी कमाते हैं उसका परसेंटेज भी कम हो जाएगा, मतलब इसका उसका मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी चीज आपको बता दिया, तो मुझे मेरे हिसाब से आपको एक अंदाजा लग चुका है कि मैं क्या बता रहा था। तो इसका मतलब कासा पॉइंट परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए खास है। तो बाकी भी पॉइंट कुछ बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको दिखना चाहिए, वो भी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इसका वो भी नेगेटिव में है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी नेगेटिव में है, और कंपनी का नेट NPA ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि नेट NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो मैं आपको रिजल्ट दिखाता रहता हूँ बैंकिंग का, तब मैं आपको हर इस चीज के बारे में बता रहता था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कंपनी का जो एसेट, एसेट मतलब कंपनी का एसेट क्या है, पैसा मार्केट में देके रखा है, लोन देके रखा है, वो लोन अगर नहीं मिला, मगर वो पैसा अगर नहीं मिला, बहुत सारे लोन तो लोग ले लेते हैं मगर वो लोन चुका नहीं पाते, तो इसलिए वो लोन को डिफॉल्ट करना पड़ता है, तो वो लोन को बैड डेट मानना पड़ता है। तो उसी के बेसिस से देखा जाए तो जितने ज्यादा परसेंटेज NPA होगा, उतना ही कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। ये परसेंटेज जितना कम होगा, मतलब लेस देन 1 से अगर कम हो तो ही अच्छा है, मगर इस कंपनी में देखिए 1 साल में 1.97, 3 साल में तो गजब हो गया 5.47, और डबल गजब हो गया 5 साल में 9.23%। इसका मतलब लोन तो जबरदस्त दे दिया, मगर पैसा मार्केट से उठा नहीं पाया, इतना परसेंटेज ज्यादा। 100 में से अगर मान के चलिए 9.5% मार्केट में ही पैसा रह गया, तो आप काम कैसे करेंगे, तो इसलिए इसका मार्जिन घटता चला जा रहा है। तो आप NIM भी देख लीजिए, NIM जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए भी खराब है। तो आप इस चीज को भी आप देख सकते हैं, NIM में भी परसेंटेज इसका ज्यादा है। तो कंपनी की पॉजिटिविटी से ज्यादा देखा जाए तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा नेगेटिविटी है, मगर कुछ चीज मुझे बहुत नेगेटिविटी लगा, तो वो ही चीज आपके सामने में डिस्कस किया। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब कंपनी का दो चीज होते हैं, एक एसेट होते हैं और दूसरा लाइबिलिटी होते हैं। तो लाइबिलिटी मतलब आप सीधे भाषा में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी आपका दाय है, तो मतलब आप इस लायबिलिटी के माध्यम से आपको आपका जितना एसेट होगा उतना ही फायदा है, जितना लायबिलिटी होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है। तो लायबिलिटी का परसेंटेज मुझे बहुत ज्यादा लगा 4.62, मतलब बहुत ज्यादा पेमेंट। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी मतलब कंपनी का जो कॉस्ट है उसमें कंपनी का लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा लगा। हाँ, PAG परसेंटेज, ये भी रेशियोज
मुझे थोड़ा सा हाइक लगा, थोड़ा सा हाइक लगा, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हाइक लगा। तो एक कुछ नया पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाने वाला था, और बाकी पैरामीटर आप तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का अर्निंग और रेशियोज, कंपनी का कर्जा वर्जा सब कुछ आप देख सकते हैं। तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी में कुछ पॉइंट्स नेगेटिव आपको जरूर दिखेगा। साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा खासा कर रहा है, मगर प्रॉफिट देखकर आपको कुछ कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आप फॉलो अप करना चाहिए। जो मैं आज आपको नया कुछ चीज सिखाया, तो इस चीज को भी आपको कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जो चीज आपको आज मैं दिखाया, तो वो चीज आपको जरूर देखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना मतलब आपको कुछ कुछ चीज ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करना ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी में तो अभी तक उतना कुछ पॉजिटिविटी नहीं आया, तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो नहीं निवेश करके रखा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप निवेश मत करिएगा। आप निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो मैं आपको कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप माल खरीद के रखे तो माल बेच दीजिए। आप खुद के स्टडी करिए, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर क्या करना है आप डिसीजन खुद ही लीजिए। अगर कंपनी बहुत शानदार होते हैं तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखते हैं। ये चीज आपको सबसे पहले पॉइंट्स में देखना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।